नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं समास के टॉप क्वेश्चंस। इस क्लास से आपको ये आइडिया होगा कि परीक्षा में किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं और आजकल बदलते ट्रेंड के अनुसार किस प्रकार के सवाल जो है समास टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा और क्लास स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल ये कह रहा है कि किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो सबसे पहले हमें ये जानकारी है इजीली कि समास क्या होता है। समास सम आस से मिलकर बना है। सम माने होता है निकट, आस माने होता है बैठना, यानी दो जो पद है वो आसपास बैठते हैं। ये आपको पता है कि मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, वैसे 6 प्रकार माने जाते हैं। दो पद है, अगर पहला पद प्रधान है तो उसमें अव्ययी भाव है, दूसरा पद प्रधान है तो तत्पुरुष है, तीसरा है सॉरी दोनों पद प्रधान है तो कौन सा द्वंद्व हो गया, और कोई पद प्रधान नहीं है तो बहुव्रीहि है। ये तो हमें समास का प्रकार पता है, आपने समास में पढ़ा होगा। यहाँ सवालों की बात कर रहे हैं। अपादान कारक है, अपादान अलग होने के अर्थ में यूज होता है। तो पद च्युत का जब मैं समास विग्रह करता हूं तो पद से च्युत, इसका मतलब होता है अलग होना। ठीक है, तो यानी पद से अलग होना। जब अलग होने के अर्थ में से आता है तो वहां अपादान तत्पुरुष होता है। ठीक है, और अगर सात के रूप में होता है, किसी के लिए काम के लिए से आता है, तब करण होता है। करण से के द्वारा, यानी किसी के द्वारा कोई काम, जैसे हस्त लिखित, हस्त से लिखित, तो उसके अंदर जो है अपादान नहीं आएगा, उसके अंदर करण तत्पुरुष आएगा। ठीक है, तो यहां जो से यूज हो रहा है वो अलग होने के अर्थ में, जहां भी अलग होने के अर्थ में से यूज होता है उसमें अपादान आता है, तो इसमें अपादान है। देश निकाला, देश से निकाला, तो ये भी अपादान है। राजमाता, राजमाता मतलब राजा की माता, राजा की माता, तो यहां तो जो कारक चिन्ह है से आ ही नहीं रहा है। ये क्या दिखाता है, संबंध, तो ये संबंध तत्पुरुष है। इसलिए हमें तो पूछा था कौन सा पदान नहीं है, तो पदान इसमें नहीं है, इसमें क्या है, संबंध। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी ऋण से अलग होने के अर्थ में ही है, इसलिए इसमें भी अपादान है, इसमें अपादान है, इसमें अपादान है। ओनली इसमें क्या है, संबंध तत्पुरुष है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस विकल्प में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। देखो बहुव्रीहि समास वो होता है जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते और कोई तीसरा ही पद जो होता है वो प्रधान होता है। जैसे दशानन, अब दशानन का मतलब तो है दश है आनन जिसके, 10 है आनन है जिसके। कौन है ये, किसको बोलते हैं दशानन, रावण को। रावण यहां कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो अन्य पद के अंदर आ गया। ठीक है, अन्य पद ही प्रधान है, दोनों ही पद प्रधान नहीं है, तो रावण के अर्थ में हुआ है। किसी विशेष अर्थ में जब रूढ़ होता है तो उसमें बहुव्रीहि समास माना जाता है, ये बहुव्रीहि हो गया। चक्रपाणी, यानी वह जिसके पानी में चक्र है, पानी माने हाथ, पानी में चक्र किसके रहता है, भगवान श्री कृष्ण के, तो ये भगवान श्री कृष्ण का यूज है, उसके लिए यूज हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए यूज है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। नीलोत्पल, इसका समास विग्रह जब मैं करता हूं तो हो गया नीला है जो उत्पल। अब देखो इसमें जो है उत्पल का मतलब होता है कमल, उत्पल का मतलब क्या होता है, कमल। नीला है जो कमल, अब ये किसी और के लिए नहीं आ रहा, बल्कि कमल की विशेषता बता रहा है कि वो नीला है। तो ये तो क्या हो गया, विशेषण, और ये हो गया विशेष्य। जहां पर विशेषण विशेष्य दिखाई देता है उसमें समास कौन सा होता है, उसमें कर्मधारय समास होता है। विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय जहां भी दिखता है वहां कर्मधारय होता है। तो हमारा, हमें यही पूछा था बहुव्रीहि नहीं, मतलब इसमें कर्मधारय समास है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो गया। गजानन गणेश जी के लिए हुआ है। गज के समान आनन है जिसका, कौन है, भगवान गणेश जी। फर्स्ट और सेकंड को हमें मिलाना है, कूट का उपयोग करना है। देखो यथाशक्ति, यथाशक्ति का जब हम समास विग्रह करते हैं, यथा वैसे क्या है, अव्यय शब्द है, और जहां भी अव्यय शब्द आता है वहां अव्ययी भाव समास होता है। अब अव्ययी, अव्यय तो आपको पता ही होगा, अव्यय वो होता है जिसमें कोई लिंग वचन कुछ भी उसका चेंज कर दो, वो शब्द कभी चेंज नहीं होगा। यथा से यथे कभी नहीं बनेगा, यथी कभी नहीं बनेगा। ठीक है, यथा हमेशा यथा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, उसको अव्यय बोलते हैं। और जहां पर ये अव्यय शब्द होता है उसको अव्ययी भाव कहते हैं।
चौराहा, चौराहा जहां पर संख्यावाची आता हो उसको हम कौन सा समास करते हैं? उसको हम कहते हैं द्विगु द्विगु समास। और उसमें समूह का भी देखो, पहला पद होता है उसके अंदर संख्या होनी चाहिए, और वो जो पूरा पद है वो हमें कहीं ना कहीं कोई समूह दिखाए। तो इसका जब हम विग्रह करते हैं तो होता है चार राहों का समाहार। क्या आता है? चार राहों का समूह है या चार राहों का समाहार, इसलिए इसमें द्विगु है। नीलकंठ, नीलकंठ किसको कहते हैं? भगवान महादेव को कहते हैं। तो दोनों ही पद नहीं है, तीसरा रूढ़ है। नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, तो क्या हो गया इसमें? बहुव्रीहि। अब कई बार क्या होता है कि इसका हम समास विग्रह ये ना करके, जैसे मैंने ये किया, नीला है कंठ जिसका, कंठ जिसका, तो इसका इसमें समास माना जाएगा, क्या माना जाएगा? बहुव्रीहि। किसका है नीलाकंठ? भगवान शिव का। लेकिन मैं इसका ऐसे नहीं करके अगर ऐसे लिखूं, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, तो भाई साहब ये विशेषण विशेष्य वाली बात आ गई। तो इसके अंदर कौन सा आ जाएगा? कर्मधारय। विग्रह करने पर डिपेंड करता है कि कौन सा है। यहां पर कर्मधारय कहीं दे नहीं रखा, तो हमने क्या विग्रह किया? बहुव्रीहि इसमें मान लिया। माता पिता, माता और पिता दोनों पद प्रधान है, तो इसमें आता है द्वंद्व है। अब मिला लो भाई, यथाशक्ति। ए के अंदर 3, ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बात समझ में आई? मैं यहां पर आपको समास पहचानने के तरीके भी बता रहा हूं, कैसे पहचानते हैं। आपको पहले तो समास का रूट पता होना चाहिए कि समास है क्या। सारे समास के एग्जाम्पल अगर आपने पूरे के पूरे 6 समास आप जानते हो तो आप कहीं भी गलत नहीं करोगे। किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? अव्ययी भाव समास जो जिसमें अव्यय हो, जिसके अंदर उपसर्ग से बना हुआ हो, ठीक है, या फिर जो क्या बोलते हैं, जिसमें पुनरावृत्ति वाले शब्द हो, जैसे रातों रात। पुनरावृत्ति वाले शब्द भी क्या आते हैं? किस में आते हैं? अव्ययी भाव में। नियम पढ़ा होगा। तो रातों रात का होता है, अगर इसका विग्रह कराएं तो रात ही रात में। पुनरावृत्ति है इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, उपसर्ग लगा है प्रति वाला, तो प्रतिदिन यानी हर दिन, या इसका विग्रह ऐसे भी लिख सकते हैं दिन दिन, दोनों ही राइट माने जाते हैं। तो ये भी अपना अव्ययी भाव है, ठीक है, ये भी अव्ययी भाव है, ये भी अव्ययी भाव है। हमें तो ढूंढना जो नहीं है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। आलय का मतलब क्या होता है? घर, विद्या के लिए घर। तो यहां पर क्या आ गया? के लिए आ गया। संप्रदान तत्पुरुष समास है, संप्रदान कारक में आता है, तो इसमें तत्पुरुष समास है, ना कि अव्ययी भाव। भरपेट, इसका होता है पेट भर, तो ये भी अव्ययी भाव ही है। तो ओनली विद्यालय जो है अव्ययी भाव नहीं है। किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? विग्रह चेक करना है, सही नहीं है, ठीक है। जल वायु, दोनों पद प्रधान है, जल और वायु, बिल्कुल राइट है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कौन सा? इतरेतर द्वंद्व है। दाल रोटी, दाल और रोटी, इसमें भी द्वंद्व समास है, बिल्कुल राइट है। इसका विग्रह भी राइट है। दशानन, दश है आनंद जिसके रावण, ये भी राइट है। हवन सामग्री, हवन की सामग्री, अब आपको देखकर लग रहा होगा हवन की सामग्री सही तो है, नहीं। हवन सामग्री का जो राइट होता है विग्रह, वो होता है हवन के लिए सामग्री। जो सामग्री होती है वो किसके लिए होती है? हवन के लिए सामग्री होती है, ना कि हवन की सामग्री। हवन की कोई सामग्री थोड़ी होती है, हवन करने के लिए सामग्री होती है। तो यहां पर देखो संप्रदान तत्पुरुष होगा, हवन के लिए सामग्री, ये राइट होता है इसका। लेकिन इसमें क्या गलत दे रखा है, तो हमें गलत पूछा है, गलत ऑप्शन डी। कथन है, 2 कथन दे रखे हैं। द्विगु समास में प्रथम पद हमेशा विशेषण होता है। द्विगु समास में क्या प्रथम पद विशेषण होता है क्या? नहीं, ये तो कर्मधारय में विशेषण होता है। द्विगु जो शब्द होता है उसमें तो प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, और जो संपूर्ण पद है वो किसी समूह का बोध करवाता है, उसको हम द्विगु कहते हैं। संख्या आएगी द्विगु में हमेशा शुरुआत में, तो ये तो गलत हो गया कथन हमारा। और संख्यावाचक नहीं होता, ये भी बात नहीं है, उसमें तो संख्यावाचक होता है। द्वंद्व जो समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, बिल्कुल, द्वंद्व नाम ही है कि तो दोनों पद प्रधान है, और उनके बीच में और लगता है, जैसे माता पिता, माता और पिता है,
लाभ हानि, लाभ या हानि, तो या भी लगता है, तो ये दोनों लगते हैं। तो ये कथन जो है एकदम राइट है, कथन 2 राइट है, कथन 2 सही है, बाकी एक क्या है, गलत है। बात आई वही समझ में, एक क्या है, गलत है। अगला देखो आगे भाई, स्मृति कोचिंग क्लासेस की तरफ से एलडीसी की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए एक बेस्ट टेस्ट सीरीज है जो कि टोटल 40 टेस्ट है। यहाँ पर आपको दोनों पेपर के 20-20 टेस्ट है, जिसमें 12 सेक्शनल टेस्ट है और 8 जो है फुल लेंथ के टेस्ट है। टेस्ट में हर क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, साथ ही आपको जो है उस टेस्ट की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है ये। पिछली बार इस टेस्ट सीरीज को लेकर जो एलडीसी वाले बच्चे हैं वो आज भी सचिवालय में लगे हुए, तो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज बनी थी पिछली बार भी, इस बार भी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज बनी। ऐसे ही हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारियों करने वालों के लिए ये टेस्ट सीरीज है, 15 फुल लेंथ के टेस्ट है। चलो अगला सवाल है, काक बली शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? देखो समास विग्रह, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको समास विग्रह तभी याद होंगे जब आप कोई एक ऑथेंटिक बुक लोगे और उस ऑथेंटिक बुक के जितने एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स आप लगाओगे, मतलब खुद अपने हाथों से एग्जाम्पल करोगे। संधि और समास में यही तकलीफ होती है बच्चों को कि नियम तो सारे याद हो जाते हैं लेकिन समस्या होती है कि वो कर नहीं पाते। इनमें नियम ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं होती, इनमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जैसे आप मैथ के सवाल प्रैक्टिस करते हो ना, वैसे के वैसे ही इसके अंदर अगर आप समास में प्रैक्टिस कर लो तो आपका कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आपको निकालने हैं। हो सकता है कोई भी एग्जाम्पल वहां पर आ जाए। तो काक बलि, अब देखो काक की बलि, काक के लिए बलि, ठीक है, या काक द्वारा बलि, या काक और बलि। देखो कौवे की तो कभी बलि नहीं दी जाती है, दी जाती है क्या? नहीं दी जाती है। बकरे की बलि दी जाती है, लेकिन कौवे के लिए बलि जरूर दी जाती है। तो काक के लिए बलि, किसके लिए? काक के लिए बलि, और इसमें के लिए में आ गया तो संप्रदान तत्पुरुष समास है इसमें। तो काक के लिए यानी कौवों के लिए जो बलि दी जाती है, कौवों के खाने के लिए कोई जो बलि दी जाती है उसको बोलते हैं काक बलि। ठीक है ना, कौवों को खिलाते हैं ना, कौवों को तो अपना पूर्वज मानते, इसलिए यहां पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। कनफटा शब्द में कौन सा समास है? अब जनरली जो है ये समास आप नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की हुई है। कनफटा मतलब इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है, वह जिसके कान फटे हैं, वह जिसके कान फटे हैं। और वह कौन है? देखो ये किस में रूढ़ होता है? ये शब्द रूढ़ होता है आपने वो क्या बोलते हैं, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, उनके जो साधु होते हैं ना उनके कान यूं फटे हुए रहते हैं, इतना बड़ा वो पहनते हैं गोला सा, तो उनको बोलते हैं कनफटे जोगी या कनफटे, तो वो नाथ संप्रदाय की शाखा के हैं। इसलिए ये रूढ़ किस में हो रहा है? कनफटा से किस में हो रहा है? नाथ संप्रदाय वालों में। तो ये बहुव्रीहि समास हो गया, इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं है, अन्य पद प्रधान है। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास आपको पता होना चाहिए, कर्मधारय जहां भी नाम आ जाए ना तो उसमें विशेषण विशेष्य वाला संबंध होगा या उपमान उपमेय वाला संबंध होगा। यानी जो पहला पद होगा वो तो होगा विशेषण और जो दूसरा पद होगा वो विशेष्य। अब आपको ये पता होना चाहिए कि विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि पूजा सुंदर है, तो मैंने सुंदर तो हो गया विशेषण, ठीक है, सुंदर क्या हो गया? विशेषण। वो विशेषता दिखा रहा है किसकी? पूजा की, और जिसकी विशेषता दिखाते हैं उसको बोलते हैं विशेष्य। तो पूजा तो क्या हो गया? विशेष्य, और विशेषण क्या हो गया? सुंदर। तो पूजा सुंदर है, आपको मैंने ये उदाहरण दिए। तो ऐसे ही जैसे नील गाय, तो नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, तो गाय की क्या विशेषता हुई? वो नीले कलर की है। तो यहां पर गाय तो क्या हो गई? विशेष्य, और ये क्या हो गया? विशेषण। तो क्या हो गया? विशेषण विशेष्य का संबंध, तो इसमें तो वही क्रमधारी है। चरण कमल, चरण कमल मतलब कमल रूपी चरण, ये भी उपमान उपमेय वाले शब्द है। यानी जैसे चंद्रमुखी, यानी हमने चंद्रमा की उपमा दे दी मुख को, ठीक है। ऐसे शब्दों में भी जहां उपमान उपमेय या विशेषण विशेष आता है वहां क्रमधारी आता है। इसमें भी चरण रूपी कमल, कमल रूपी चरण, तो इसमें भी क्या हो गया? क्रमधारी है। विद्याधन, विद्याधन क्या होता है? विद्या रूपी धन। इसका जब विग्रह करते हैं तो क्या लिखेंगे? विद्या रूपी धन। ये भी क्या है? उपमान उपमेय या विशेषण विशेष है, तो ये भी कर्मधारी है।
आप बीती, इसका जब विग्रह करते हैं ना तब हमें क्या करोगे, आप पर बीती। क्या करोगे, आप पर बीती, यानी मैं बोलूं आप बीती, तो आप बीती का मतलब क्या होता है, आप पर बीती। जहां पर आपके कारक लग गया तो क्या होता है, अधिकरण में पर, तो यानी अधिकरण तत्पुरुष है, जबकि कर्मधारय नहीं है। क्या नहीं है, कर्मधारय नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। अहर्निश शब्द में कौन सा समास है? देखो अहर्निश का जब हम विग्रह करते हैं तो अहन और निश माने निशा लिख दो या निश लिख दो। इसका समास विग्रह तो होता है, अहन मतलब होता है दिन, और निशा या निश मतलब होता है रात, दिन और रात। अब देखो बीच में योजक चिन्ह और लग गया, दिन और रात दोनों पद प्रधान है, तो क्या हो गया, द्वंद्व समास। जहां भी द्वंद्व हो टिक लगा दो। अगला देखो लाभ हानि शब्द में द्वंद्व समास का कौन सा भेद है? अब द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं, एक होता है इतरेतर, एक होता है अपना समाहार, और तीसरा होता है वैकल्पिक। जहां पर और लगता है जैसे माता पिता, माता और पिता, ठीक है, वहां तो क्या आता है, इतरेतर। जहां पर कहीं समूह का बोध हो, है ना, समूह का बोध हो, और उसमें भी जैसे मैंने लिख दिया चाय पानी, चाय पानी, अब वो समूह हो गया, चाय और पानी नहीं, चाय पानी आदि, ठीक है, या चाय और पानी भी लिखोगे तो भी यहां समूह है, ठीक है। वे दाल रोटी समूह हो गया, तो इसमें भी समाहार आ जाता है। वैकल्पिक द्वंद्व में जो आता है जैसे लाभ हानि, लाभ या हानि, या तो लाभ ही होगा या तो हानि होगी, दोनों नहीं होगा, तो इसमें वैकल्पिक हो गया। तो लाभ हानि में कौन सा होगा, वैकल्पिक, लाभ या हानि। जहां या लगता है वहां पर कौन सा समास माना जाएगा, वैकल्पिक द्वंद्व। द्वंद्व का भी तीसरा पार्ट वैकल्पिक। अगला देखो कथनों पर विचार करना है। पहला है नील कमल और महात्मा दोनों शब्दों में कर्मधारी। देखते हैं कर्मधारी क्या, नीला है जो कमल, तो कमल की विशेषता बता रहा है नीला, तो ये तो भाई कर्मधारी हो गया। महान है जो आत्मा, ये भी आत्मा की विशेषता बता रहा है, विशेषण विशेषण का संबंध हो गया, कर्मधारी, ये राइट हो गया कथन। कर्मधारी समास में एक पद विशेषण होता है, बिल्कुल विशेषण या उपमान होता है, और दूसरा जो पद होता है विशेष्य या उपमेय होता है, ये भी राइट बात है। तो दोनों कथन ही हमारे क्या हो गए, राइट हो गए। तो पहला और दूसरा दोनों ही क्या हो गए, सही हो गए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो गया। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है लेकिन वह अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखो उपसर्ग वाले अधिकतर जो शब्द हैं वो उनमें कौन सा माना जाता है, अव्ययी भाव। उपसर्ग वाले जो अपने क्या बोलते हैं, जिनकी बारंबारता होती है, यानी रिपीट होते हैं, पुनरावृत्ति होती है, जैसे मैंने लिखा था प्रतिदिन वाले, है ना, जिनमें पुनरावृत्ति होती है, उपसर्ग लगता है जैसे प्रतिदिन, रातों रात, जहां हमने कहा था दिनों दिन, इसके अंदर इनकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति, दिनों दिन, ये तो पुनरावृत्ति वाला हो गया, ये उपसर्ग वाला हो गया। आजीवन, आ उपसर्ग लग गया। तो ऐसे शब्द जो है वो किस में आते हैं, अव्ययी भाव में। और कोई शब्द अव्यय हो, अव्यय यानी यथा हो गया, तो वो अव्यय शब्द है। तो आजीवन जो शब्द है उसमें क्या आ जाएगा, आपको पता है आजीवन का अगर मैं विग्रह करूं तो क्या होगा, जीवन भर या जीवन पर्यंत, दोनों ही सही होते हैं। प्रतिदिन, प्रतिदिन का दिन दिन, या जहां भी प्रति लगता है उसके आगे हर लगा दो, तो हर दिन, ये भी क्या हो गया, अव्ययी भाव हो गया। सपरिवार मतलब परिवार सहित, परिवार सहित, यहां स उपसर्ग है, तो ये भी क्या हो गया, अव्ययी भाव हो गया। कुपुत्र, इसका अगर मैं विग्रह करता हूं तो आता है कुत्सित है जो पुत्र। कुत्सित मतलब होता है बुरा, बुरा है जो पुत्र, तो ये पुत्र की विशेषता आ गई कि ये बुरा है। यहाँ क्या बोलते हैं, क्या हो गया, उपसर्ग है, लेकिन फिर भी ये अव्ययी भाव नहीं हुआ, इसकी विशेषता बता दी, और जहां विशेषता बताते हैं वहां कौन सा हो जाता है, कर्मधारी हो जाता है। हमें यही तो पूछा है कि किसमें अव्ययी भाव नहीं है, तो अव्ययी भाव इसमें नहीं है, ऑप्शन डी में। अगला देखो मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, तो वही उपमान उपमेय कर्मधारी है। चौवन्नी, अब देखो चौवन्नी, अठन्नी, है ना, 1 2 3, जहां भी ये संख्या आती है वहां समास होता है अपना द्विगु, सीधी सी बात है। लेकिन द्वंद्व में भी संख्याएं आती है, द्वंद्व में 1 से 10 वाली को छोड़ दो, 1 से 10 को तो बिल्कुल छोड़ दो,
वो नहीं आएगी कभी भी द्वंद्व में। 10 से जो विभाज्य होती है, जैसे 10, 20, 30, 40, ये भी कभी नहीं आएगी। लेकिन जैसे मैं बोलूं 25, तो 25 द्वंद्व में आएगा। इसका अपन जब वो करते हैं तो इसको बोलते हैं 20 और 5, ठीक है, 40 और 5, 45। इस तरीके से इनका वो किया जाता है द्वंद्व में। तो संख्या द्वंद्व में भी आती है, लेकिन मैंने बताया 1 से 10 वाली नहीं आएगी। 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे नहीं आएगी। 25, 30, 63 ये संख्या अगर आती है तो वो द्वंद्व मानी जाती है, ठीक है। लेकिन चवन्नी, 1, 2, 3, 4 या चौराहा, तिराहा ऐसे शब्द जब आते हैं जिसमें पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है, तब वहां पर हम क्या मानते हैं, द्विगु समास मानते हैं। तो ये द्विगु हो गया। शीतोष्ण, देखो या तो शीत ही होगी यानी सर्दी होगी या गर्मी होगी, शीत या उष्ण। तो शीत या उष्ण दोनों पद प्रधान है, क्या आ गया, द्वंद्व है। अजात शत्रु, ये अजात है जो शत्रु, ठीक है, बहुब्रीहि समास। अजात शत्रु उसको बोलते हैं जिसका कोई शत्रु ना हो, वह जिसका कोई शत्रु ना हो। वैसे तो महाभारत में ये कौन होता है, युधिष्ठिर। कौन होता है, युधिष्ठिर। तो ये युधिष्ठिर के रूप में रूढ़ हो रहा है, इसलिए इसमें बहुब्रीहि हो गया। देखो भाई, पहले में 3, दूसरे में दूसरा, तीसरे में पहला और चौथे में चौथा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। अगला देखो, वीणा पाणी शब्द में कौन सा समास है। अब तो आपको समझ में आने लग गया होगा। वीणा पाणी किसको बोलते हैं, सरस्वती जी को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। वह जिसके पानी में वीणा है, पानी मीन्स होता है हाथ, वह जिसके पानी में वीणा है कौन होती है, वो सरस्वती। तो जो भी तीसरा ही पद प्रधान आ रहा है, सरस्वती इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इससे हमें सरस्वती दिख रहा है। दशानन कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो हमें समझ आ रहा है कि रावण है, तो उसमें समास होता है हमेशा बहुब्रीहि। भ्रष्टाचार शब्द का हमें विग्रह करना है। भ्रष्ट का आचार, भ्रष्ट है जो आचार, भ्रष्ट के लिए आचार और भ्रष्ट और आचार। ये आचार वाला आचार तो है नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत होगा। भ्रष्ट के लिए आचार थोड़ी होता है। भ्रष्ट है जो आचार, आचार की विशेषता है, आचरण की विशेषता है कि वो क्या है, भ्रष्ट है। इसलिए इसका सही जो विग्रह होगा वो क्या होगा, भ्रष्ट है जो आचार। आगे भाई स्मृति कोचिंग क्लासेस के 4 बैचेस चल रहे हैं। जो राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी का बैच है वो 299 में है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस मिलेगी। और कोई अगर इंग्लिश पढ़ना चाहे ओनली इंग्लिश, तो उसके लिए दुर्गा बैच है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी जो अब आने वाली है वैकेंसी, उसका बैच चल रहा है। इसमें भी लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है, नोट्स है, पैनल पीडीएफ है, ठीक है। और अभी लेटेस्ट में जो एलडीसी 2026 है, इसका सेकंड पेपर मेरा मानना है कि एलडीसी जैसी भर्ती, एलडीसी हुई चाहे हाईकोर्ट एलडीसी हो चाहे अपनी ये ग्रुप डी हो, इनके लिए हिंदी इंग्लिश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इनमें बहुत ज्यादा स्कोर किया जा सकता है, बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता। जीके में आपको पता कितना पढ़ना पड़ता है, बहुत लेंथी सिलेबस होता है, फिर भी आपके वो सवाल आए या ना आए, लेकिन इनमें तो फिक्स है, फिक्स सवाल है, फिक्स एग्जाम्पल्स है। आप अगर ज्यादा मेहनत इसमें करते हो तो इसमें आप ज्यादा स्कोर करते हो। भले ही ये बेच लो या ना लो, मैं बेच की नहीं कह रहा कि आप मुझसे बेच ही लो, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन सब्जेक्ट पर आप अपनी पकड़ बहुत अच्छी बना लो, जिससे क्या होगा, आपको जो है स्कोर बहुत हाई हो जाएगा। ये एक स्ट्रेटेजी है सिलेक्शन लेने की। चलो आगे देखो, सवाल नंबर 17 है, किस विकल्प में संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष वही होगा जहां पर का, के, की आपको मिलेगा, ठीक है। जो इसके कारक है उनमें का के की होना चाहिए, वो संबंध हो जाएगा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, तो इसमें तो क्या हो गया, करण तत्पुरुष। राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार संबंध हो गया ना इसमें, का के की आ गया। तो देशार्पण, देश के लिए अर्पण, तो ये भी करण हो गया। आत्मनिर्भर, आत्मा, सॉरी देश के लिए अर्पण है, इसलिए इसमें संप्रदान आता है। क्या आता है, देश के लिए अर्पण या संप्रदान के लिए। और आत्मा पर निर्भर, तो क्या आ गया, पर जहां पर मैं या पर आता है वहां कौन सा होता है, अधिकरण। अरे भैया आपको कारक चिन्ह तो याद है ना, कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा, आगे क्या था, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, और अधिकरण में पर संबंध का के की, यही तो होता है।
ये आपने याद किए होंगे। तो यहां पर जो है राजकुमार के अंदर क्या है, संबंध तत्पुरुष है। किस विकल्प में समास और उसका नाम सही सुमिलित नहीं है? देखो पीतांबर, अब पीतांबर में वैसे तो दो समास होते हैं, मैंने अभी पहले नीलकंठ में बताया था, वैसे ही मैं ऐसे बोलूं पीत है जो अंबर, या मैं ऐसे लिखूं पीत है अंबर जिसका। दोनों में ज्यादा फर्क है क्या? फर्क। देखो मैं यहां बता रहा हूं अंबर यानी पीला है जो अंबर, अंबर माने कपड़ा, पीला है जो कपड़ा, तो कपड़े की विशेषता बता दी, तब तो हो गया कर्मधारी है। पीत है अंबर जिसका, किसका है? भगवान कृष्ण का, पीला कपड़े पहनते हैं ना, तो क्या हो गया? बहुव्रीहि। लेकिन ध्यान रखना, जहां अगर एग्जाम्पल में कर्मधारी और बहुव्रीहि दोनों दे रखे होते हैं ना, तब आपको बहुव्रीहि ही राइट लगाना है, ठीक है? ध्यान रखोगे ये बात? ओके। पीतांबर में बहुव्रीहि, तो ये राइट हो गया। रसोई घर, रसोई घर में क्या संप्रदान है क्या? रसोई घर का मतलब अगर आप इसका विग्रह करते हो तो क्या करोगे? रसोई का घर नहीं, रसोई के लिए घर। रसोई तो वो होती है जो हम खाना बनाते हैं, उसको कहते हैं। तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। संप्रदान, संप्रदान में के लिए आता है तो बिल्कुल राइट है। मृग नयनी, मृग के समान नयन वाली, मृग के समान नयन वाली, तो उसके नयन की क्या विशेषता है? उसके नयन किसके समान है? मृग के समान, तो कर्मधारी बिल्कुल राइट है। विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया। देवासुर में कर्मधारी है। देवासुर का अगर मैं विग्रह करूं तो देव और असुर, देव और असुर दोनों पद प्रधान है, बीच में और आ गया, जहां और आता है वहां तो द्वंद्व होता है ना भाई। विशेषण विशेषता थोड़ी बता रहे हैं, कहां पर विशेषण विशेष्य है या उपमान उपमेय नहीं है, तो ये ऑप्शन ही हमारा गलत है। इसमें क्या होना चाहिए था? इसमें होना चाहिए था द्वंद्व समास, जबकि यहां लिखा है कर्मधारय। किस विकल्प में सही समास विग्रह हुआ है? देखो नव युवक, नो है जो युवक, नो नहीं, नो तो संख्या हो गई, नव है जो युवक, तो ये तो गलत हो गया। आजीवन, जीवन के बाद नहीं, आजीवन होता है जीवन भर या जीवन पर्यंत, दोनों ही इसके सही है, तो ये भी गलत हो गया अपना। घनानंद यानी घन के समान आनंद, ये राइट है। घनानंद मतलब घन के समान आनंद, घन मतलब बादल, बादल के समान आनंद, तो ये राइट है, ऑप्शन सी राइट है। विद्यालय के लिए विद्या का आलय नहीं होता है, विद्या के लिए आलय होता है, जहां हमें विद्या मिले, तो ये भी गलत है। ओनली सी का विग्रह है वो एकदम राइट है। हवन सामग्री शब्द में कौन सा समास है? अभी पहले ही बताया था, हवन सामग्री का विग्रह करते हैं तो हवन के लिए सामग्री, ना कि हवन की सामग्री। कहीं हवन की सामग्री मत कर देना भाई, ठीक है? हवन के लिए सामग्री, तो के लिए कहां किस में आता है? कौन सा कारक है? संप्रदान, तो संप्रदान तत्पुरुष। इस तरह से मैंने आपको समास के ये 20 क्वेश्चन कराए हैं। यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश की। अगर आपको ऐसे समास की ये क्लास पसंद आई है तो आप इस क्लास को लाइक तो कर ही दो, उसमें तो अपना कुछ जाता ही नहीं है। साथ ही अगर आप जो है नए साथी आए हैं इस चैनल पर, पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और उन लोगों तक भी ये क्लास पहुंचा देना जिसको इसकी सख्त जरूरत है। और मिलते हैं ऐसी ही कोई बढ़िया सी क्लास के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और बहुत ही फोकस होकर आप पढ़ते रहिए।